स्वागत है इस चैनल पर और आज मैं लेकर आया हूँ बर्सर्क मंगा कॉमिक्स चैप्टर 1। इस अमेजिंग मंगा को लिखा है केंटारो म्यूरा ने और हम कहानी को कंटिन्यू करेंगे इक्लिप्स इवेंट के बाद से। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले बर्सर्क का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो देखें, जिसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, वरना आगे की कहानी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो मंगा की शुरुआत में बर्सर्क किसी के साथ सेक्स कर रहा है और क्लाइमेक्स के आते ही लड़की मॉन्स्टर में बदलने लगती है और गट को अपने चंगुल में फंसा लेती है। वो मॉन्स्टर गट को कहती है कि तुम मेरे जाल में फंस चुके हो और अब तुम सीधे नर्क में जाओगे, लेकिन गट कहता है कि यहाँ पर अगर कोई जाल में फंसा है तो वो तुम हो और वो उस मॉन्स्टर के मुंह में अपना नकली हाथ डालकर फायर कर देता है। तभी उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजती है और गट अपना काम खत्म कर अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ जाता है। वो एक दूसरे टाउन में जाता है और उससे दरवाजे पर ही कैद की हुई लड़कियां मिलती हैं जिन्हें कहीं ले जाया जा रहा है। इस टाउन के एक बार में कुछ लोग एक एल्फ पर निशाना लगा रहे हैं। इस एल्फ को बांधा गया है और वो पूरी तरह से हेल्पलेस है क्योंकि ये लोग कोका कासल के आदमी हैं और कोई भी उनसे भिड़कर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। और तभी गट इस बार में आ जाता है। गट सीधे बारटेंडर के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बार में बखेड़ा खड़ा करने वाला हूँ, जिससे बारटेंडर भी हैरत में है और अपने पास से तीर कमान निकलता है। वो एल्फ गुस्से में झल्लाई हुई कहती है कि तुम एक बार मुझे छोड़कर देखो, मैं तुम्हारे नसों को फाड़ कर रख दूंगी। और वो आदमी गुस्से में कहता है कि ये चाकू मैं तुम्हारे हलक में उतार दूंगा। और एल्फ डर जाती है और तभी उस आदमी के सिर में एक तीर लगता है जो सीधे दीवार में धंस जाता है। ये देख उसके आदमी सकपका जाते हैं और देखते हैं कि ये किसने किया। तभी गट अपने नकली हाथ से और तीर चलाकर उसके सभी आदमियों को मार देता है और उस आदमी की नजर गट पर पड़ती है। ये देख एल्फ और सभी हैरत में हैं और तभी उस लीडर की नाक में एक तीर लगता है जिससे वो दर्द में तड़प उठता है। गट उस तीर को मरोड़ता है ताकि उसे और दर्द हो और ये देख एल्फ भी घबरा जाती है। गट उसे पूछता है कि क्या तुम कोका कासल के गुंडे हो। उसकी हामी भरते ही गट उसे एक मैसेज डिलीवर करने को कहता है और वो मैसेज होता है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आ चुका है। तभी एल्फ गट को कहती है कि तुम्हारे पीछे, और गट अपनी तलवार निकाल अपने पीछे आ रहे आदमी को दो हिस्सों में काट देता है। और ये देख वहाँ के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो चीज तलवार से भी बहुत बड़ी है। वो विशाल, मोटी और भारी है जैसे लोहे की एक बहुत बड़ी स्लैब हो। और गट उस आदमी को वार्निंग देकर चला जाता है। एल्फ भी मौका देख उसके पीछे जाती है। एल्फ गट से कहती है कि अगर तुम्हें किसी को बचाना है तो उसे वहीं छोड़कर नहीं आते और वो भी गट की स्वॉर्ड से प्रभावित होती है। लेकिन गट उसकी बात का जवाब नहीं देता। एल्फ गट को अपना नाम पग बताती है और कहती है कि वो स्ट्रीट परफॉर्मर का हिस्सा थी और उन पर उन गुंडों ने हमला किया और उसे पिंजरे में कैद कर लिया। पग बताती है कि इस टाउन में भी कई हमले हुए और टाउन के मेयर ने उन गुंडों के साथ समझौता कर लिया ताकि उन पर फिर हमला न हो और इसके बदले वो उन्हें हफ्ता देते हैं। और अगर वो गट की जगह होती तो अब तक भाग जाती क्योंकि इन सब के बाद उस पर भी हमला होगा। और गट पग को झटक कर कहता है कि मुझे छूना मत। तभी टाउन के गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और गट को कब्जे में ले लेते हैं और टाउन के किले में गट को पनिश किया जाता है। लेकिन इस टॉर्चर से गट पर कोई असर नहीं होता और वो टॉर्चर के चेहरे पर खून थूक देता है। टॉर्चर गुस्से में बढ़ता ही है कि कोई उसे रोक लेता है और वो टाउन का मेयर लॉर्ड होता है और वो देखता है कि वहाँ जो हथियारों का जखीरा है वो गट का है, जिससे वो एक वॉर शुरू कर सकता है। मेयर गट से पूछता है कि क्या तुम मर्सनरी हो, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुमने क्या किया। जिन लोगों को तुमने मारा है उस वजह से वो लोग टाउन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। गट कहता है कि क्या तुम्हारे गार्ड्स में दम नहीं। मेयर बताता है कि उनका रूरल बहुत ही खतरनाक और खूंखार है जो किसी गुफा से आया है और उसे कोई मार नहीं सकता। गट कहता है कि तभी तुमने उसके साथ समझौता कर लिया। लॉर्ड गुस्से में कहता है तुम जैसा आवारा नहीं समझ सकता लेकिन मैं समझ सकता हूँ। गट फिर कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो कैसे मॉन्स्टर बना और वो मनुष्यों का मांस खाता है और तुम उसे उसका खाना, औरतें और बच्चे देते रहोगे ताकि खुद को बचा सको। और इस बात से मेयर आहत हो जाता है और टॉर्चर को उसे जी भरकर टॉर्चर करने को कहता है ताकि वो उसे जिंदा ही कोका कासल को सौंप सके। और मेयर कोका कासल जाने के लिए बढ़ता है ताकि माफी मांग सके। वहीं बार में बचा हुआ आदमी कोका कासल आकर ब्लैक स्वॉर्ड्समैन की जानकारी देता है और बताता है कि उसकी तलवार उससे भी ज्यादा बड़ी है और वो पूरा ब्लैक कपड़ों में रहता है। और तभी गार्ड आकर मेयर के आने की जानकारी देता है और कहता है कि वो आपसे मिलना चाहता है। और मेयर आके रूलर से माफी मांगता है और रूलर कहता है कि इसमें तुम्हारी या टाउन की गलती नहीं है, कोई बाहर का आदमी आकर ऐसा कर गया और उसे यहाँ के तौर तरीके भी नहीं मालूम। और मेयर कहता है कि वो दुगने प्रिजनर और गोल्ड देगा। रूलर कहता है कि तुम परेशान लग रहे हो अपनी जान बचाने के लिए और वो उसकी तरफ अपने खाने से कुछ
फेंकता है जो एक इंसानी कान है और इससे मेयर डर जाता है। रूलर कहता है कि प्रिजनर और गोल्ड में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस देखना चाहता हूँ डरपोक मनुष्यों को मौत से भागते हुए जब उनकी हड्डियां मेरे घोड़े के पांव तले कुचली जाएंगी और इसके लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं है। तभी गार्ड्स मेयर को पकड़कर वहां से ले जाते हैं और वो बस चीखता ही रहता है। वहीं टाउन के कारागार में गट की आंख खुलती है और टॉर्चर से उसकी हालत खराब हो चुकी है और वो हिल भी नहीं पा रहा है और वो थोड़ी ही दूर इनक्यूबस को देखता है जो लोगों के नाइटमेयर दिखाकर उनके डर पर जीता है। गट को देख वो उसकी तरफ बढ़ता ही है और गट उसे दूर रहने के लिए चिल्लाता है। तभी पक वहाँ चाबियां लेकर आ जाती है और वो गट के चीखने पर शिकायत करती है और गट देखता है कि इनक्यूबस जा चुका है। वो देखती है कि गट के पूरे शरीर पर चोटों के निशान हैं और वो फिर गट को छूती है जिस पर गट उसे दूर रहने के लिए कहता है। पक उल्टा गट को डांट कर उस पर अपना मैजिक यूज करती है जिससे उसके सारे घाव भरने लगते हैं। पक बताती है कि हम घाव को ठीक कर सकते हैं, इमोशन को महसूस कर सकते हैं और किसी को भी खुशी महसूस करा सकते हैं। पक गट से उसका नाम पूछती है जिस पर गट अपना नाम बताता है और पक उसके सैक्रिफाइसल मार्क को देखकर उसके बारे में पूछती है और गट उठकर बताता है कि ये एक ब्रांड है और जल्दी तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा। जल्दी वो मुझे मारने आएगा और पूरे टाउन को तबाह कर देगा। और यहाँ गट कोका कासल के लोगों की बात कर रहा है। पक पूछती है कि क्या यही तुम्हारा प्लान है, तो टाउन के लोगों को बलि का बकरा क्यों बनाया? गट कहता है कि बस मैं उसे मारना चाहता हूँ और मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई किसी की लड़ाई में आकर मारा जाता है क्योंकि वो खुद को बचा नहीं सकता तो वो इसी लायक है। और पक पर गट के इमोशन हावी होने लगते हैं जो गुस्सा, दुख और दर्द का है और उससे भी गहरा। इस पर पक पूछती है तुमने मुझे बचाया क्यों? और इस पर गट हंसते हुए कहता है कि किसी कीड़े के लिए कोई अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डालेगा। और इस पर पक हर्ट हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और तभी गट की नजर पास पड़े चाबियों पर पड़ती है और बाहर टाउन पर मुसीबत आ चुकी है। और तभी गट का सैक्रिफाइसल मार्क बहने लगता है और गट कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। पक बाहर देखती है कि टाउन में कत्लेआम मचाया जा रहा है और टाउन को आग लगा दिया गया है और कोका कासल के आदमी लोगों को रोनते हुए बढ़ रहे हैं। वहीं रूलर अपने भाले में एक बच्चे के धड़ से खून पी रहा है और इस मंजर से पक घबरा जाती है। रूलर अपने आदमियों को सब कुछ मिटा देने का हुक्म देता है और वो वहीं सब बर्बाद करने पड़ते हैं। तभी गट लाशों के ढेर से निकलता है और अपने तीर कमान से सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। ये देख सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं और गट एक ही वार से उन्हें घोड़े समेत काट देता है और इससे बाकी लोग घबरा जाते हैं। और तभी इविल रूलर की एंट्री होती है। वो कहता है कि तुम हो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन जो एपोस्टल्स का शिकार कर रहा है। और इस दौरान गट अपनी तलवार रख तीरों को रिफिल करता है। एपोस्टल कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या हासिल करना चाहते हो, लेकिन एक तुच्छ मॉर्टल की चुनौती बेवकूफी है और वो गट पर हमला करने पड़ता है। वहीं गट तैयार है और वो एपोस्टल पर तीरों से हमला करता है और उसकी आंख में तीर लगता है और वो घोड़े से गिर जाता है। तभी वो एपोस्टल फिर उठता है और गट फिर तीरों से हमला कर उसे एक मकान के अंदर गिरा देता है। वो फिर रिफिल कर अंदर बढ़ता ही है कि एक जोरदार हमला एक पूंछ से होता है जिससे गट दूर फेंका जाता है और मकान के अंदर से दो चमकती हुई आंखों के बीच एक चेहरा निकलता है जो एक मुंह के अंदर है और एपोस्टल अपने मॉन्स्टर्स फॉर्म में बाहर आता है जो चीख कर कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा ही खा जाऊंगा। और ये देख सभी सोल्जर्स भाग जाते हैं। गट किसी तरह उठता ही है कि एपोस्टल उसके सामने आकर एक और वार करता है जिससे उसे चोट लगती है और एपोस्टल गट पर कई और वार करता है जिससे गट की हालत खराब कर देता है और कहता है कि कोई और होता तो अब तक मर चुका होता, लेकिन ये सब यहीं खत्म होगा। और एपोस्टल गट को करीब उठा लेता है और कहता है कि तुम इंसान बस खाना हो हमारा पेट भरने के लिए। और गट मौका देख एपोस्टल के चेहरे पर अपना हाथ रख कैनन ब्लास्ट से उसका आधा चेहरा उड़ा देता है और इससे एपोस्टल का चेहरा झुलस जाता है। एपोस्टल दर्द में तड़प ही रहा होता है कि गट अपनी तलवार से एपोस्टल को दो हिस्सों में काट देता है। एपोस्टल को चीखते देख वो उसके पास जाकर उसके सिर पर एक लात मारता है और उसके सर पर तीर मारने लगता है। इससे एपोस्टल को तकलीफ होती है और अब गट एपोस्टल को वही दे रहा है जो वो अब तक कमजोर लोगों को देता आया है। और गट के चेहरे पर ईविल हंसी आ जाती है जिससे पग भी कांप उठती है। एपोस्टल गट के गले में सैक्रिफाइसल मार्क दिखता है और गट एपोस्टल से गॉड हैंड्स के बारे में पूछता है और एपोस्टल दर्द में तड़पता हुआ सच बताता है कि वो नहीं जानता और गट उसे जिंदा जलता छोड़ वहां से जाने लगता है। और एपोस्टल बस चीखता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ मदद की गुहार लगाता है और इन चीखों से पग की हालत खराब होने लगती है क्योंकि वो इमोशन को महसूस कर सकती है। और गट उन लाशों के बीच से एक नए एपोस्टल की तलाश में निकल जाता है और पग बस देखती ही रहती है। और यहाँ ये मंगा खत्म होती है। तो
मांगा की शुरुआत में गट एक जंगल में है और यहाँ रात हो चुकी है और उसे डिमोनिक क्रिएचर की आवाजें आ रही हैं जो उससे चीख चीख कर कह रही हैं कि तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते। दरअसल ये ब्रांड की वजह से है जो हर रात इविल स्पिरिट को अट्रैक्ट कर गट को मारना चाहती हैं और ये कभी ना खत्म होने वाला नाइटमेयर हर रोज गट जीता है। और सुबह की पहली किरण के साथ पक एक कबूतर से लिफ्ट लेकर गट को ढूंढती हुई जंगल में आ जाती है और उसे ढूंढते हुए एक डगाल से गट के पास ही गिरती है। गट को देखते ही पक खुश हो जाती है और गट ने पक को एक्सपेक्ट नहीं किया था। गट पिछली रात में डिमोनिक क्रिएचर के हमले से लड़कर घायल है और पक को उसकी चिंता होती है और अब तक जिन मिथिकल किस्सों और कहानियों में जिन डिमोनिक क्रिएचर्स के बारे में उसने सुना था वो गट के साथ हो रहा है और वो इन सबको गट के साथ रहकर जानना चाहती है और गट उसे वहीं पानी में फेंक देता है। दरअसल गट अपने आसपास कमजोरों को रखना नहीं चाहता क्योंकि वो गट की लायबिलिटी बन जाते हैं और इसलिए गट अकेला ही रहना चाहता है और वो पक को वहीं छोड़ आगे बढ़ जाता है और पक भी गट की बदतमीजी से गुस्सा हो जाती है। कुछ देर में मौसम खराब हो जाता है और वहाँ बारिश होने लगती है और अब गट बारिश में भीगता हुआ अपने सफर को कंटिन्यू कर रहा है। तभी वहाँ एक कार्ड आती है जिसमें से एक पादरी गट को भीगता हुआ देख अंदर बैठने को कहते हैं। पादरी एक अच्छा आदमी है और वो गट की मदद करना चाहता है। वहीं गट जानता है कि उसकी प्रॉब्लम पादरी और उसके साथ लड़की की प्रॉब्लम बन सकती है और इसलिए वो फिर मना कर देता है। लेकिन पादरी को अपने भगवान पर भरोसा है और वो फिर गट से इंसिस्ट करता है और गट उनकी और चिंता करना छोड़ उनके साथ बैठ जाता है और साथ ही डिमोनिक क्रिएचर रात के होने का इंतजार कर रहे हैं। गट को कार्ड में पक मिलती है जो वहाँ पहले से ही आई थी। गट के घाव के निशान को देख वो बच्ची गट से उसके बारे में पूछती है और गट बताता है कि डिमोनिक क्रिएचर उसके पीछा कर रहे हैं और ये सब उसकी ही देन है। और ये देख पादरी इंटरवीन करते हैं और वो गट की तलवार देख उसके मर्सनरी होने पर पूछते हैं। गट कहता है कि वो एक मर्सनरी था। पादरी को भी इस खून खराबे की जीवन पसंद नहीं क्योंकि उनका भतीजा एक मर्सनरी था जिसने अपना जीवन एक लड़ाई में खो दिया और अगर वो आज जीवित होता तो एक फैमिली बनाकर शांति से जीवन जीता। वहीं गट को लगता है कि कम से कम वो वही करता हुआ मरा जो चाहता था और अब शायद वो खुश होगा। और थोड़ी ही देर में गट सो जाता है। तभी उस पर पानी की एक बूंद टपकती है जिसके जरिए इनक्यूबस का छोटा बीज कार्ट में आ जाता है और सपने में गट खुद को एक अंधेरी गली में पाता है बिना कपड़ों और हथियारों के। तभी उसे फिर से क्रिएचर्स की आवाजें आती हैं और वो दूसरी तरफ भागता है। तभी वो भाले में अपना पैर रख देता है और दूसरी तरफ से इनक्यूबस उसकी तरफ बढ़ रहा है। गट पैर निकालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि इनक्यूबस उसके करीब आकर उस पर हमला कर देता है और तभी एक चीख से उसकी आंख खुलती है और गट खुद को इनक्यूबस के कब्जे में पाता है। वो तुरंत चाकू निकाल उसे वहीं मार देता है। पक ये देखकर डर जाती है और डर से कार्ट में ही इधर उधर भागने लगती है जिससे बच्ची भी उठ जाती है। पादरी और बच्ची दोनों ही इनक्यूबस को देखकर डर जाते हैं और गट बताता है कि ये इनक्यूबस एक इविल स्पिरिट है जो डरावने नाइटमेयर दिखाकर डर पर जीता है और अब उन्हें भी गट की बातों पर यकीन होने लगा है। गट बताता है कि ये ब्रांड की वजह से ही यहाँ आया है जो हर इविल स्पिरिट को उसकी तरफ आकर्षित करती है और तभी उसका ब्रांड भी बहने लगता है। ये तभी होता है जब आसपास कोई इविल स्पिरिट हो। वो तुरंत कार्ड से बाहर आ जाता है और बताता है कि इनक्यूबस खून और सेक्सुअल फ्लूइड के मिक्सचर से बनता है उन लोगों की जो हेट्रेड और नफरत की वजह से मारे गए और इसका मतलब कि यहाँ पर लुटेरों की लाशें रही होंगी, लाशें जिन्हें डीमन पजेस कर अटैक के लिए उपयोग करेंगे। और तभी घोड़े घबराकर हिनहिनाने लगते हैं और बच्ची कार्ड से नीचे उतर जाती है। गट उसे वापस चढ़ने के लिए कह ही रहा होता है कि उस बच्ची पर हमला होता है और वो मारी जाती है। तभी चारों तरफ से कई लाशें जमीन से बाहर आती हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं जो किसी पुराने बैटलफील्ड की रही होंगी। गट तुरंत उन पर चाकू से हमला करता है लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं होता और ये देख पक कहती है कि जो पहले ही मर चुके हैं उनको तुम नहीं मार सकते, बेहतर होगा कि हम यहाँ से निकल जाएं। और गट कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन अभी भी पक को उसकी फिक्र है और गट उनका ही इंतजार कर रहा था। और फिर वो अपनी तलवार निकाल उन जिंदा लाशों पर टूट पड़ता है जिसे देख पक भी शौक में है। वो जैसे ही फिर इकट्ठा होते हैं गट उन पर फिर टूट पड़ता है और एक ही वार से सबके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी पक को कार्ड के अंदर से चीखने की आवाज आती है और वो अंदर देखने पड़ती है और अंदर के मंजर को देखकर उसकी चीख भी निकल जाती है। वहीं गट लड़ाई में बिजी है और जब वो पलटकर कार्ड की तरफ देखता है तो अंदर पादरी का सिर होता है जिसे उस बच्ची ने ही मार दिया है डिमोनिक पोजीशन में। बच्ची पादरी के सिर को अंदर ही फेंक गट की तरफ बढ़ती है जहाँ लड़ाई रुक चुकी है और उसे देख गट को उसी मासूम लड़की की याद आती है। तभी वो बच्ची गट के पेट में तलवार मार देती है और गट होश में आते ही उस लड़की को काट देता है और ये देख जिंदा लाशें फिर गट पर टूट पड़ती हैं और गट फिर उनसे लड़ने लगता है। गट के
पेट में तलवार लगने की वजह से उसके मुंह से खून निकल जाता है, जिसका फायदा उठाकर एक लाश ने लगभग गट को मार ही दिया था अगर इन वक्त पर वो खुद को नहीं बचा पाता तो। और वो सब कुछ भूलकर फिर उन लाशों पर टूट पड़ता है और बग को समझ में आता है कि गट का नेचर ऐसा क्यों है, वो किस नाइटमेयर को हर रोज जीता है, वो कमजोरों को अपने साथ क्यों नहीं रखता। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह की रोशनी में गट अभी भी अपने पैरों में खड़ा है और लाशों से इविल स्पिरिट बाहर निकल जाती हैं। बग को समझ आ चुका है और वो गट से कहती है कि सब खत्म हो गया है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और गट कहता है कि तुम बिल्कुल सही हो और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई दूसरों की लड़ाई में फंसकर मारा जाता है सिर्फ इसलिए कि वो खुद को बचा नहीं सकता तो वो इसी लायक है। अगर हर बार तुम इस चिंता में रहोगे कि तुम्हारे पैरों तले कोई चींटी दबकर मर न जाए तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तभी इविल स्पिरिट फिर गट को डराने लगती है कि तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते, हम हमेशा तुम्हें देख रहे हैं, तुम हमारे हो। और ये चीज पग भी महसूस कर सकती है और इसके जवाब में गट अपने नकली हाथ से कैनन ब्लास्ट कर वहां से चला जाता है। और अब पग समझ चुकी है कि गट कौन सी दुनिया में रहता है और वो भी गट के साथ आगे बढ़ जाती है और यहाँ ये मंगा खत्म होती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो मांगा की शुरुआत में एक टाउन को दिखाया जाता है जहां पर किसी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। पादरी उस लड़की को हेरेटिक यानी किसी और गॉड की पूजा करने पर मौत की सजा सुनाते हैं जो कि इस टाउन में प्रतिबंधित है और उसे पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। पादरी शहर के काउंट को एग्जीक्यूशन की जानकारी देते हैं और साथ ही वो चिंतित हैं कि इस तरह से कितने और लोगों को एग्जीक्यूट किया जाएगा, जबकि काउंट इससे खुश हैं क्योंकि वो ऐसा करके अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तभी भीड़ से गट निकलता है और उस लड़की का कटा हुआ सिर उठा लेता है, जिससे वहाँ का गार्ड इंटरवीन करता है और गट उस गार्ड के मुंह पर थूक कर उस लड़की का सिर काउंट की तरफ फेंकता है, जिसे काउंट तुरंत पकड़ लेता है। इस गुस्ताखी पर गार्ड गट को मारने वाला होता ही है कि गट अपने मेटालिक नकली हाथ से एक पंच उस गार्ड को मारता है और गार्ड बेहोश हो जाता है। काउंट देखता है कि लड़की के माथे पर सैक्रिफाइसल ब्रांड बना हुआ है और वो गट की तरफ देखता है। गट का ब्रांड बह रहा है और वो उसी खून से अपने ही गले पर निशान बनाकर वहाँ से चला जाता है। पादरी गट की इस हिम्मत को देख गुस्से में गार्ड को उसके पीछे जाने के लिए कहते हैं और काउंट बताता है कि वो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन है और उसने अभी वॉर डिक्लेयर किया है और वो उस लड़की के सिर को अपने दोनों हाथों से पिचकाकर हंसता है। और ये पूरा माजरा कोई आदमी भेस बदलकर छुप कर देख रहा है। वहीं गट भागते हुए डेड एंड तक पहुंच जाता है और उसके पीछे सोल्जर्स भी वहां तक पहुंच जाते हैं और उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं। गट सरेंडर नहीं करना चाहता और बिना वक्त गंवाए उन दोनों को काट कर रख देता है और ये देख वहाँ खड़े सोल्जर सहम जाते हैं क्योंकि आज तक उन्होंने इतनी बड़ी तलवार कभी नहीं देखी और गट पर हमला करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि वो किससे पंगा ले रहे हैं और गट वहाँ पर खड़े कई सोल्जर्स को काट देता है। गट को रोकने के लिए तीरंदाज भी आ जाते हैं, लेकिन एन वक्त पर पग उनके सामने आकर अपनी मैजिकल पावर से तेज रोशनी करती है, जिससे वो टेम्परेरी ब्लाइंड हो जाते हैं और गट मौका देखते ही प्लेटफॉर्म के पिलर्स काट कर उन्हें जमीन पर गिरा देता है। पग गट को उसकी जान बचाने के लिए एहसान गिना ही रही होती है कि एक सोल्जर उसे पकड़ लेता है और उसके दोनों हाथों को काटकर पग के एहसान को चुका देता है। तभी गट के सामने लॉर्ड जोंडाग आता है और वो गट को कन्फ्रंट करता है अपने वॉर हैमर से और गट जोंडाग के हर वार से बचता है और इस दौरान जोंडाग अपने ही कुछ सोल्जर्स को मार देता है। जोंडाग गट को कॉर्नर कर देता है और गट कोई और चारा न देख जोंडाग के वॉर हैमर को ही निशाना बनाकर उस पर हमला करता है और इस वार से जोंडाग का हैमर और हेलमेट टूट जाते हैं और उसके कुछ टुकड़े जोंडाग के चेहरे में गड़ जाते हैं। इससे जोंडाग अपने घुटने पर आ जाता है और गट उसे उसकी जगह बता देता है और किक कर उसकी नाक तोड़ देता है। वही वो अनजान शख्स पूरी लड़ाई को छुप कर देख रहा है और तभी वहाँ और सोल्जर्स आ जाते हैं। तभी गट के आसपास स्मोक बॉम्ब गिरते हैं, जिससे उस पूरी जगह में धुआं हो जाता है और वही अनजान शख्स गट को अपने पास बुलाता है और गट मौका देख वहाँ से तुरंत निकल जाता है और सोल्जर्स बस उसे ढूंढते ही रहते हैं। वो अनजान शख्स गट को गलियों से छुपते छुपाते निकाल ले जाता है। टाउन के लोग काउंट से बहुत डरते हैं और वो किसी भी अजनबी की मदद कर हेरेटिक होना या उनके साथ होकर मौत को दावत देना नहीं चाहते और गट उस आदमी के घर आ जाता है जो एक तरह की लेबोरेटरी है और वहाँ पर मानव खोपड़ी समेत बहुत से जीव जंतु के स्पेसिमेन हैं। पग वहाँ रखे एल्फ के स्पेसिमेन को देखकर डर जाती है। उस अनजान शख्स का नाम वर्गस है और वो एक फिजिशियन है और वो गट से काउंट के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करने का कारण पूछता है, जिस पर गट वर्गस की छड़ी पर लात मार देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये देख पग गट को उसके बर्ताव के लिए डांटती है और वर्गस बताता है कि वो चाहता है कि गट काउंट को मार दे और उस राक्षस के छोटे छोटे टुकड़े कर दे और तभी वर्गस का चेहरा उनके सामने आ जाता है। वर्गस का चेहरा बुरी तरह से डैमेज्ड है और उसके घुटनों के नीचे पैर कटे हुए हैं और वो बताता है कि काउंट ने उसके दोनों पैरों को काटकर खा गया और वो इंसान नहीं डीमन है। गट कहता है कि उसे वर्गस की बातों पर भरोसा है और वो अच्छी तरह से जानता है कि काउंट क्या है और वर्गस गट को
अपने सीक्रेट कमरे में खास चीज दिखाने के लिए ले जाता है और वो चीज है बैलेट। बैलेट को देखते ही गट भड़क जाता है और वो वर्गस की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठाकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। और वर्गस बताता है कि बैलेट उसका नहीं है, ये उसने कासल से चुराया था और गट उसे छोड़ देता है। वर्गस गट को अपना नाम बताकर कहता है कि वो कासल में फिजिशियन था। काउंट तब भी क्रूर था लेकिन इंसान था, लेकिन 7 साल पहले बैलेट के कांटेक्ट में आकर वो बदल गया। वो जिंदा लोगों को काटने लगा, चीरने लगा जैसे कि वो इंसान नहीं कोई खिलौना हो, और हेरेटिक्स के नाम पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पकड़कर मारने लगा। और जब वर्गस ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया तो वो अपनी वाइफ और बच्चे समेत भाग गया, लेकिन उसे भी पकड़कर जेल में डालकर उसकी ये हालत की और तो और उसके ही सामने उसकी पत्नी और बच्चों को जिंदा खा गया, जिसकी यादें आज भी उसके जहन में हैं। और जब उसे मौका मिला उसने एक ट्रक की मदद से अपनी ही मौत का नाटक किया और वहाँ से बैलेट के साथ बच निकला। और वो पिछले 7 साल से बैलेट को स्टडी कर रहा है, लेकिन उसे जरा भी आइडिया नहीं कि ये क्या है। गट बताता है कि ये एक चाबी है जो दूसरे डायमंड के शैतानों का रास्ता खोल देती है, जिसने मानव जाति की डार्क साइड को कितनी ही दफा मैनिपुलेट किया गॉड हैंड के 5 मेंबर्स के द्वारा। और कोई गुप्तचर घर के बाहर ये सब सुन रहा है। वहीं कासल में ज़ेंडार्क बहुत गुस्से और तकलीफ में है और हर हाल में ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को मारना चाहता है। तभी वहाँ काउंट आ जाते हैं और सबको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वहीं ज़ेंडार्क दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और दीवार पर अपना सिर मार रहा है और काउंट उसकी गर्दन पकड़ उसे कंट्रोल में कर उससे पूछते हैं कि क्या तुम ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को मारना चाहते हो। और ज़ेंडार्क हाँ कहता है और काउंट ज़ेंडार्क की विश पूरी करने के लिए अपने मुंह से एक डीमन को निकालते हैं और ज़ेंडार्क से कहते हैं कि इसे अपने अंदर ले लो, और ज़ेंडार्क उसे निकल जाता है। कासल के बाहर पादरी को बताया जाता है कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन कहाँ पर छुपा है इसका पता चल चुका है और वो तुरंत वहाँ 30 आदमियों को भेजने लगते हैं। तभी वहाँ काउंट आ जाते हैं और वो 30 आदमियों के बजाय सिर्फ ज़ेंडार्क को भेजने के लिए कहते हैं, जो अब डीमन में बदल चुका है। वहीं गट और पग बैलेट को देख रहे हैं और पग बैलेट के साथ खेलने लगती है और गट कहता है कि ये जिंदा है और इससे पग डर जाती है और गट से गॉड हैंड को समन करने के बारे में पूछती है। और गट कहता है कि अगर मैं जानता तो इन हालातों से नहीं गुजर रहा होता। गट वर्गस से पूछता है कि काउंट को बैलेट कहाँ से मिला और वर्गस बताता है कि कासल के पास से मर्चेंट का एक कैरावान गुजर रहा था। तब एक दिन के लिए वो यहाँ पर रुके थे। तब बाई चांस काउंट को ये मिला और मर्चेंट को भी कुछ आइडिया नहीं था कि ये क्या है और क्या करता है। वर्गस गट को किले का मैप दिखाकर उसके अंदर जाने का रास्ता बताता है और वो गट से काउंट को मारने की फिर गुजारिश करता है, जिसके लिए वो पिछले 7 साल से इंतजार कर रहा था और उसे उसका बदला दिलाए। और ये सुनते ही गट वर्गस को एक लात मार देता है और उसे बुरा भला कहता है। पग ये देख गट पर भड़क जाती है, लेकिन वर्गस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उसका पर्पस सॉल्व हो रहा है। तभी गट को आहट आती है और ज़ेंडार्क दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और गट को देखते ही उस पर टूट पड़ता है, जिसे गट काउंटर कर लेता है, लेकिन उसकी ताकत पहले से बढ़ चुकी है और गट का ब्रांड बहने लगता है। गट समझ जाता है कि ज़ेंडार्क भी अब ह्यूमन नहीं रहा। ज़ेंडार्क गट पर फिर हमला करता है और गट ज़ेंडार्क का हाथ काट देता है। तभी ज़ेंडार्क के कटे हाथ से मॉन्स्टर का पार्ट बाहर आता है और वो वॉर हैमर को फिर उठा लेता है और अब वो फिर गट की तरफ बढ़ता है और गट को चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला करता है और कमरे की हर चीज बर्बाद होने लगती है। इसके बावजूद गट ज़ेंडार्क के हर वार को काउंटर कर रहा है। तभी पग के ऊपर एक लकड़ी गिर रही होती है और ये देख वर्गस उसे बचा लेता है। ज़ेंडार्क अपने हैमर को कमरे में बहुत तेजी से घुमा रहा है, जिसे देखना एक नॉर्मल इंसान के बस के बाहर है, लेकिन गट उसके हर वार को ब्लॉक कर रहा है और मौका देख ज़ेंडार्क के पीछे पहुंचकर एक ही वार से उसका दूसरा हाथ काटकर उसका आधा सिर काट देता है और ज़ेंडार्क फिर घुटनों पर आ जाता है। पग को रियलाइज होता है कि गट बस यूं ही तलवार नहीं घुमा रहा था, बल्कि एफिशिएंटली उसे कंट्रोल कर रहा था और वो अपने आप में मास्टर स्वॉर्ड्समैन है। तभी ज़ेंडार्क के सिर से काउंट का डीमन निकलता है और ज़ेंडार्क फिर खड़ा हो जाता है। वर्गस उसे देखते ही पहचान लेता है कि ये काउंट है और काउंट भी वर्गस को पहचान लेता है और वर्गस की नजर जमीन पर पड़े बैलेट पर पड़ती है, जिसे वो तुरंत उठा लेता है और काउंट समझ जाता है कि वर्गस ने ही उसका बैलेट चुराया था। काउंट फिर गट की तारीफ करता है उसके स्किल्स और स्ट्रेंथ के लिए और गट काउंट के ऊपर के छत के पिलर काट देता है, जिससे काउंट वहाँ मलबों में दबकर मर जाए। और ये देख वर्गस तुरंत उसे तहखाने में बुला लेता है और पूरा मकान वहीं ढह जाता है और वो लोग सीवर के रास्ते बाहर आ जाते हैं। गट बताता है कि वो काउंट नहीं डीमन था, काउंट का ही अंश, और गट वर्गस से उसके काम के लिए एज एडवांस पेमेंट बैलेट ले लेता है और यहाँ से गट और वर्गस अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। पग जाने से पहले वर्गस को बताती है कि वो एक अच्छा आदमी है। तभी पानी के नीचे से डीमन का हाथ निकलता है और वर्गस को पकड़कर उसे सीवर में ले जाता है। पग वापस गट के पास जाकर उसे उसके बर्ताव के लिए डांटती है और गट कहता है कि वर्गस कमजोर था और वो गट के लिए मुसीबत ही बनता, जो पग पर भी अप्लाई होता है। तभी गट को पता चलता है कि जल्द ही एक और एग्जीक्यूशन होने वाला है, जिसमें गट की मदद करने वाले को एग्जीक्यूट किया जाएगा और इससे गट थोड़ा सोच में है। शहर के बाहर एक खंडर में गट अपने हथियारों की सफाई कर रहा है बड़ी लड़ाई से पहले और उसे अपने हाथ को देखकर वर्गस की पैरों की याद आती
जाती है। खुद की आंख से उसे वर्गस का चेहरा याद आता है और उसके साथ भी वही हुआ जो गट के साथ हुआ था और इसे गट खुद पर हावी होने नहीं देता। वहीं एग्जीक्यूशन साइट पर वर्गस को लाया जाता है और काउंट उसे देखते ही एग्जीक्यूट करने का हुक्म देते हैं। वहीं पग भी दूर से ये सब देख रही है और वो वर्गस की मदद के लिए कुछ करना चाहती है। तभी उसे गट दिखता है और वो गट से वर्गस की मदद करने को कहती है। गट बताता है कि काउंट ने उसके लिए पहले से ही आदमी वहाँ तैनात किए हैं और वर्गस की मदद करना मतलब ट्रैप में फंसना, और वो पग को ही वर्गस की हेल्प के लिए कहता है जो वो नहीं कर सकती। गट बताता है कि एम्बिशन के साथ उसके प्राइस भी अटैच्ड होता है और अगर वो प्राइस पे कर दिया जाए तो रिवॉर्ड उतना ही शानदार होगा। और गट के इमोशन फिर पग पर हावी होने लगते हैं क्योंकि वो इमोशन को महसूस कर सकती है। वो फिर गट को उकसाती है लेकिन गट अच्छे से जानता है कि उसका क्या मकसद है और पग वहाँ से खुद ही वर्गस की हेल्प के लिए चली जाती है। वहीं वर्गस का एग्जीक्यूशन होने वाला है और पग पर भी वर्गस और पब्लिक का इमोशन फिर हावी होने लगता है और इससे पहले कि जल्लाद वर्गस का सर कलम कर देता, पग अपनी पूरी ताकत से जल्लाद की तरफ बढ़ती है लेकिन उसके फरसे से टकराकर बेहोश जाती है। वर्गस अपनी आखिरी सांस में चिल्लाता है कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ, इस शैतान का कटा हुआ सिर हमारे लिए उठाना। और इन शब्दों के साथ उसका सिर हवा में उड़ जाता है और भीड़ में शांति छा जाती है और गट को भी उसके मौत से दुख है। तभी वहाँ इनक्यूबस आ जाता है और वर्गस के कटे सिर का रूप लेकर गट को डराने लगता है और गट को वर्गस की आखिरी शब्द फिर सुनाई पड़ते हैं। वर्गस के एग्जीक्यूशन पर ब्लैक स्वॉर्ड्समैन वहाँ नहीं आया और इससे काउंट का अंदाजा गलत निकला। वहीं महल की खिड़की से पूरे एग्जीक्यूशन को एक लड़की देख रही है और रात होते ही कासल के सोल्जर्स वर्गस की बॉडी को टाउन से बाहर फेंकने आते हैं जहाँ ऑलरेडी लाशों का ढेर है और वहाँ गट आ जाता है जो दोनों सोल्जर्स को मार वर्गस के कटे हुए सिर को फेस कर कहता है कि इसकी दोनों आंखों में बदला है और मैं इसकी तरह फेल नहीं होऊंगा। तभी वहाँ लाशों की आत्माएं आ जाती हैं और वो सभी काउंट से बदला लेना चाहती हैं और वो गट को पजेस करने की कोशिश करती हैं लेकिन गट खुद को आजाद कर कहता है कि ये मेरी लड़ाई है और मैं ही काउंट को मारूंगा। दोस्तों, मांगा का ये पार्ट द गार्जियन ऑफ डिजायर में 6 पार्ट्स हैं और मैंने अभी 2 पार्ट्स को इस वीडियो में कंप्लीट किया है। इसके आगे का पार्ट जल्दी आएगा। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मांगा का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप लोगों तक पहुंचा सकूं। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के वीडियोस आपके एंटरटेनमेंट के लाता ही रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।